जय हिंद। नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरे मनोयोग से लगे होंगे। आइए अपनी महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम हिंदी के काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा आपके यूपीएससी के पेपर में हिंदी के जो भी प्रश्न बनेंगे यहाँ से 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप प्रश्नों को देखिए और उनके आंसर खुद से भी करने का प्रयास करिए और कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए इसमें पहला और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 28-29 नवंबर 1953 को लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश सरकार की लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की। 28-29 नवंबर 1953 को लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश सरकार की लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, वीवी गिरी ने या फिर वीडी जत्ती ने। आंसर बताइए, आंसर बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरी प्रचारणी सभा के आग्रह पे लिपि सुधार परिषद का गठन करती है। किसका गठन करती है? लिपि सुधार परिषद का गठन करती है। इस परिषद की जो बैठक हुई थी वो आपका 28-29 नवंबर 1953 को कहाँ पे हुआ था? लखनऊ हुआ था। उस समय इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन तो होंगे नहीं क्योंकि भारत के बाद में राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और वीवी गिरी भी नहीं होंगे क्योंकि ये जो है 1969 से लेके 1974 में राष्ट्रपति बने थे, है ना। तो बात यहाँ पे 28-29 नवंबर 1953 की हो रही है। वीडी जत्ती भी नहीं होंगे, वीडी जत्ती तो आगे चल के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 1947 में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न आपको याद होना ही होना चाहिए। 1947 में लिपि सुधार के लिए गठित समिति की अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। 1947 में लिपि सुधार के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। अक्टूबर 2025 तक कुल कितनी भारतीय भाषाओं को भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 11 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 11 भाषाओं को प्राप्त है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। कह रहा है कि देवनागरी लिपि के सुधार संबंधी सबसे पहला प्रयास किसके पत्र के माध्यम से माना जाता है? किसके पत्र के माध्यम से आरंभ माना जाता है देवनागरी लिपि में सुधार संबंधी सबसे पहला प्रयास? तो बाल गंगाधर तिलक के पत्र के माध्यम से माना जाता है। नागरी प्रचारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नागरी प्रचारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करना। काका कालेलकर द्वारा, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, काका कालेलकर द्वारा सुझाया गया 12 खड़ी को किस सभा ने अस्वीकार कर दिया? काका कालेलकर द्वारा सुझाया गया 12 खड़ी को किस सभा ने अस्वीकार कर दिया? काशी नागरी प्रचारिणी सभा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का आंसर बताइए फटाफट। कह रहा है कि देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रमाण किसमें मिलता है? पाणिनि के अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में या फिर जयभट्ट के शिलालेखों में। देखिए जो देवनागरी लिपि है ना, इसका सबसे पहले जो है प्रमाण ये आपका वहाँ पे गुजरात साइड के जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। जयभट्ट के शिलालेख कम से कम जो है 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास में थे, है ना। 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास में, ठीक है, याद रखिएगा। तो यह जो है देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रमाण माना जाता है। बाद में देवनागरी लिपि तो आगे चल के आपका संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, काफ़ी सारी भाषाओं की लिपि बनती है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न कुछ और याद रखिएगा, 3 पॉइंट याद रखिएगा। कह रहा है कि जो पाणिनि है ना, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी ग्रंथ संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है, इसमें देवनागरी का प्रयोग नहीं था। अपभ्रंश साहित्य में देवनागरी का प्रयोग हुआ है, मतलब बाद में हुआ है ना, पहले नहीं हुआ है। खुसरो ने फारसी और हिंदवी में, किसमें? फारसी और हिंदवी में लिखा, पर देवनागरी का प्रारंभिक प्रयोग उनके भी ग्रंथों में नहीं मिलता। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछता है, कह रहा है कि देवनागरी लिपि में जब किसी व्यंजन को स्वर रहित करके दिखाना हो तो उसके नीचे किस चिन्ह को लगा देते हैं? हलंत को लगा देते हैं। देवनागरी लिपि में विदेशी भाषाओं से आगत व्यंजन ध्वनियों के लिए क्या लगाते हैं? नुक्ता लगाते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है ना। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अमीर खुसरो की रचनाओं में प्रमुख भाषा कौन थी? तो अमीर खुसरो की रचनाओं में प्रमुख भाषा फारसी और हिंदवी थी। वर्तमान में हिंदी की मानक लिपि तो आपका हो जाएगा देवनागरी लिपि। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है कि कशिका किस क्षेत्र की बोली का नाम है? चलिए बताइए, कशिका किस क्षेत्र की बोली का नाम है? कशिका किस क्षेत्र की बोली का नाम है? तो देखिए जो भोजपुरी भाषा है ना, जो भोजपुरी भाषा के 2 पार्ट हुए, भोजपुरी भाषा के 2 भाग होते हैं, उनको किसने स्वीकार किया था? ये भी प्रश्न पूछता है। तो भोजपुरी के 2 भाषा होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है आपका कशिका, क्या होता है? एक होता है कशिका
और एक होता है मल्लिका, एक होता है कशिका और एक होता है मल्लिका। ठीक है, ये भोजपुरी भाषा के दो भाग होते हैं। तो कशिका और मल्लिका को इसको जो है स्वीकार किसने किया था? राहुल संस्कृतायन ने। किसने किया था? राहुल संस्कृतायन। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी याद रखिएगा, राहुल संस्कृतायन, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। तो कशिका किस क्षेत्र की बोली का नाम है? तो जो कशिका है ये आपका दो पार्ट हो गया, कशिका और मल्लिका भोजपुरी का दो पार्ट हो गया। कशिका आपका बोला जाता है लगभग वाराणसी के आसपास में। कहाँ पे? वाराणसी के क्षेत्र में ये बोले जाने वाली भाषा, ये मूलतः भोजपुरी का ये रूप होता है ना। इसमें जो है कशिका में हिंदी, ठीक है, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी के शब्दों का इसमें मिश्रण मिलता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि देखिए वाराणसी को प्राचीन काल से काशी कहा जाता था, इसी कारण इस क्षेत्र की बोली को काशिका नाम दिया गया है ना। देखिए बाकी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि भोजपुरी को दो भागों में विभाजित करने वाले कौन थे, मतलब किसने स्वीकार किया था? कशिका, मल्लिका, राहुल संस्कृतायन ने। कशिका किस बोली का रूप है? कशिका आपका भोजपुरी का रूप है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये देखिए, कह रहा है कि चंपारण की भोजपुरी को ग्रियर्सन ने किस नाम से संबोधित किया? मधेसी के नाम से। सूरत क्षेत्र की प्रमुख बोली कौन सी है? गुजराती है। सूरत क्षेत्र की प्रमुख बोली कौन सी हो जाएगी? गुजराती हो जाएगी। हाड़ौती बोली किस राज्य से संबद्ध है? राजस्थान से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी शब्दकोश में ज के बाद कौन सा संयुक्त अक्षर रखा जाता है? ज के बाद कौन सा संयुक्त अक्षर रखा जाता है? झ रखा जाता है, ज के बाद झ नहीं है। हिंदी शब्दकोश पूछ रहा है। ठीक है, तो जो हिंदी शब्दकोश है इसमें जो मतलब इसकी मतलब जो ये व्यवस्था है ना डिक्शनरी की, इसमें इस तरीके का मतलब इस तरीके की व्यवस्था इसलिए दी गई है कि जो संयुक्त अक्षर है ना, जो संयुक्त अक्षर है उनको मूल वर्ण के बाद तुरंत स्थान मिल सके। बात समझ रहे हैं? तो ज के बाद इसमें झ नहीं आता है, ज के बाद इसमें आता है ज्ञ। क्या आता है? ज के बाद ज्ञ आता है ना। आई बात समझ में? बाकी ये च वगैरह तो होगा नहीं, क्योंकि च तो वर्ग का है, छ तो क के बाद आता है। छ किसके बाद आता है? छ जो है क के बाद आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी शब्दकोश में त के बाद कौन सा वर्ण आता है? त के बाद कौन क आएगा? त्र आएगा। छ और त्र किस प्रकार के वर्ण है? संयुक्त व्यंजन है। हिंदी शब्दकोश में संयुक्त अक्षरों को कहाँ रखा जाता है? उनके मूल व्यंजन के तुरंत बाद क और ए मिलके के बनता है क ख ग घ के नीचे जो पॉइंट लगा है, बिंदु लगा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे नुक्ता। क्या बोलेंगे? नुक्ता। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे देखिए, करा है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुका, यह पंक्ति किसकी है? तो आपका यह पंक्ति है आपका बिहारी की, है ना। बिहारी सतसई, जिसमें 700 दोहे थे। ठीक है, जिसमें 700 दोहे थे। बिहारी सतसई, है ना, जिसमें 700 दोहे थे। उसी में से एक मतलब एक पंक्ति है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। ये चीज़ याद रखिए। बिहारी जो थे ये किस काल के थे? बताइए, आंसर बताइए। बिहारी जो किस काल के कवि थे? ये आपके थे रीतिकाल के। किस काल के? रीतिकाल के, है ना। रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए दिया है कि बिहारी सतसई की सुविधा का ग्रंथ है। तो बिहारी सतसई आपका दोहा आधारित मुक्तक संग्रह रीतिकाल का है। बिहारी भाषा क्या हो जाएगी? बिहारी भाषा आपका ब्रजभाषा हो जाएगी। और बिहारी को हिंदी का चौथा रत्न किसने कहा था? लाला भगवान दीन। रीति आलोचना परंपरा में प्रचलित संदर्भ है। पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि किस संदर्भ में मिलती है? तो राधा चरण गोस्वामी द्वारा बिहारी के लिए कथित जो है विशेषण के उद्धृत में। ठीक है, बिहारी का काल कौन सा हो जाएगा? आपका कृतिकाल हो जाएगा। और प्रमुख कृति बिहारी सतसई हो जाएगी। बिहारी का काल रीतिकाल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि साकेत महाकाव्य, अच्छा साकेत महाकाव्य किसका मतलब साकेत किसकी रचना है ना। साकेत के कवि कौन है? तो साकेत हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। पूछ रहा है कि साकेत महाकाव्य का नायिका केंद्र निम्नलिखित में से किस पर है? तो यानी कि सीता पे है, उर्मिला पे है, मांडवी पे है, या फिर श्रुतकीर्ति पे है? आंसर बताइए। यह आपका श्री कृष्ण की पत्नी जो है उर्मिला पे है ना। देखिए साकेत में जो कवि मैथिली शरण गुप्त है ना, उसमें राम कथा को उर्मिला की दृष्टिकोण से उन्होंने देखा है। ठीक है, लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला जो अयोध्या में रह जाती है ना, यह काव्य का मतलब इस काव्य का केंद्र बिंदु है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि साकेत के कवि कौन है? बताइए। साकेत के कवि आपके मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, है ना, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। साकेत में घटनाओं को किस पात्र के दृष्टिकोण से देखा गया है? उर्मिला यानी लक्ष्मण की पत्नी के दृष्टिकोण से देखा गया है। काव्य में तो ये तो यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये देखिएगा, कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त को किसने राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया है? महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे? यह पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य से ली गई है? भारत भारती से। ये पॉइंट एकदम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भूलना नहीं, एकदम नहीं भूलना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा है कि तार सप्तक के संकलन संपादक कौन थे? तार सप्तक
तार सप्तक के संकलन संपादक कौन है बताइए? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह या फिर अज्ञेय? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो तार सप्तक है ना, यह काव्य मतलब एक ऐतिहासिक काव्य संकलन है। इसके रचनाकार थे अज्ञेय, हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, याद रखेगा। चलिए अगला देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपका 1943 ईस्वी में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? दूसरे सप्तक के हैं। तार सप्तक ने हिंदी काव्य में किस प्रवृत्ति को गद्य? तो आपका प्रयोगवाद नई कविताओं को गति देती है। तार सप्तक इंपॉर्टेंट है। भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, गिरिजा कुमार माथुर, शकुंतला माथुर में से कौन से सप्तक कवि नहीं? आपका शकुंतला माथुर ये नहीं होंगी, है ना। तार सप्तक में कुल कितने कवि थे? नाम से स्पष्ट है, सप्तक बोले तो 7 कवि, तार सप्तक में 7 कवि थे। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है। ठंड बहुत आ गई है भाई साहब, है ना, तो इसके लिए आपको कुछ चाय वगैरह में डाल के आप क्या पीते हैं? निम्नलिखित में से यवनिका का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? यवनिका का बताइए। यवनिका का तद्भव रूप हो जाएगा आपका अजवाइन, है ना, अजवाइन हो जाएगा। चलिए इलायची, जम्भाई और जोबन, इसका तत्सम बता दीजिए। इलायची, जम्भाई, जोबन, इलायची, जम्भाई, जोबन, बताइए। इलायची का जम्भाई मतलब इलायची का जम्भाई, इलायची का तत्सम क्या हो जाएगा? एला, क्या बोलेंगे? एला, है ना, एला। जम्भाई का क्या होता है? जम्भाई का होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिरिम्भिका, क्या बोलेंगे? जिरिम्भिका, जिरिम्भिका, ठीक है। जोवन का क्या होता है तत्सम? यौवन, बात समझ रहे हैं, यौवन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अच्छा इसमें भी जो है वही पूछ लिया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट देख लीजिए। स्पीड में, गोली की रफ्तार से प्रतिच्छाया का तद्भव परछाई हो जाएगा, स्पर्श का तद्भव परस हो जाएगा। स्पर्श का तद्भव क्या बताइए? ये सही है, ये बताइए, आप बताइए। प्रस्तर का तद्भव पत्थर हो जाएगा, नकुल का तद्भव नेवला हो जाएगा, नग्न का तद्भव नंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा 1-2-4 क्वेश्चन इजी आ गया है, कोई बात नहीं। ऋतु शब्द का शुद्ध तत्सम कौन हो जाएगा? हल्का हल्का क्वेश्चन भी 2-4 देख लेते हैं। ऋतु शब्द का शुद्ध तत्सम क्या हो जाएगा? ऋतु का सोच के बताइए फटाफट। ऋतु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सावन का तत्सम श्रावण हो जाएगा, सेठ का तत्सम श्रेष्ठी हो जाएगा, सुई का तत्सम सूचिका हो जाएगा और सेज का तत्सम सैया हो जाएगा, सांस का तत्सम श्वास हो जाएगा। सांस का तद्भव, सॉरी फॉर दैट, सांस का तद्भव श्वास हो जाएगा। निम्नलिखित से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए? अजीब क्या, ये तो गलत हो गया, वो मनस्य, इसका तो आंसर ऐसा होता है ना, वायमनस्य होता है। इसका क्या होता है? इसका होता है वायमनस्य, वैमनस्य, है ना। कवित्री, क्या ये बात सही? इसका होता है कवयित्री, है ना। अच्छा प्रामाणिक, ये भी गलत है, इसका होता है प्रामाणिक। क्या होता है? प्रामाणिक। इसका आंसर क्या सही होगा? शुद्ध वर्तनी आपका आजीविका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आजीविका होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछ रहा है कि कार्यक्रम, देखिए यहाँ पे कार्यक्रम, तो कार्य, इसमें क्या लिखा है? कार्य कर्म, कार्यक्रम ऐसा होगा। दृष्टि ऐसे लिखा जाता है। अनुशंसा ऐसा लिखा जाता है। उत्कृष्ट, शुद्ध वर्तनी उत्कृष्ट हो जाएगा। और प्रतिनिधि का आपका यह प्रतिनिधि, सब में स्मॉल, है ना, छोटी मात्रा लगेगी। चलिए आ जाता है गद्यांश, कुछ गद्यांश पढ़ लेते हैं अरावली से संबंधित, ठीक है ना। देखिए एक आधुनिक कहानी में जंगल केवल पृष्ठभूमि ही नहीं, वह चरित्र की तरह व्यवहार करता है। एक आधुनिक कहानी में जो जंगल होता है वह केवल पृष्ठभूमि नहीं, वह चरित्र की तरह व्यवहार करता है। जब पात्र स्वार्थी निर्णय लेते हैं तो आंधियाँ तेज होती हैं और पशु पक्षी अदृश्य हो जाते हैं। जब वे सामुदायिक नियमों का पालन करते हैं तो जंगल पगडंडियाँ साफ कर देता है, मानो संवाद कर रहा हो। इसमें पूछ रहा है कि जंगल को किस रूप में चित्रित किया गया? बताइए, जंगल को किस रूप में चित्रित किया गया? सीधा दिख रहा है, चरित्र की तरह व्यवहार करता है, यानी सक्रिय चरित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्रिय चरित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ये तो इजी क्वेश्चन है। स्वार्थी निर्णयों पर प्रकृति की प्रक्रिया क्या है? आंधियों का तेज होना, जीवों का अदृश्य होना। जीवों का अदृश्य होना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सामुदायिक नियमों के पालन पर क्या बदलाव आता है? सामुदायिक के नियमों पर क्या बदलाव आता है? जंगल पगडंडियाँ साफ कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा कह रहा है बूंद आघात, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बूंद आघात सहई गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बूंद आघात सहई गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे यानी कि एग्जाम्पल बता रहा है, उदाहरण दे रहा है। बात समझ, पहली लाइन में तो बात बता रहा है, दूसरी लाइन में संत खल के बचन संत जैसे, तो इसमें क्या हो जाएगा? उदाहरण अलंकार। क्या हो जाएगा? उदाहरण अलंकार हो जाएगा। भ्रांतिमान क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि जो भ्रांतिमान होता है ना,
वहाँ पे किसी वस्तु को दूसरी वस्तु समझी जाती है, ठीक है। संदेह क्यों नहीं होगा? संदेह क्यों नहीं होगा? संदेह इसलिए नहीं होगा कि वहाँ पे मतलब दुविधा जहाँ पे आए, जहाँ अनिश्चितता है वहाँ पे संदेह आती है। प्रतीप क्यों नहीं होगा? प्रतीप यानी विपरीत रीति से जहाँ पे कथन होती है वहाँ पे प्रतीप होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इस राम के समान, इंपॉर्टेंट प्रश्न, राम के समान शंभु, शंभु सम राम है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमेयोपमा, उपमेयोपमा। वामन ने अर्थालंकारों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 4 वर्गों में। वामन ने अर्थालंकार को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 4 में। विप्सा अलंकार का एक और अन्य नाम क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए कि जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। कौन सा होगा? श्लेष अलंकार होगा। कालिदास किस अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए जाने जाते हैं? उपमा के, है ना, उपमा के। अगला प्रश्न देखते हैं भाई साहब, इसका आंसर बताइए। आंगन में ये मोती हैं कि ओस की बूंदें? आंगन में ये मोती हैं कि ओस की बूंदें? बताइए, इसमें कौन सा अलंकार है? आंगन में ये मोती हैं, आंगन में ये मोती हैं कि ओस की बूंदें? कि इसमें यानी क्या हो रहा है? इसमें संदेह हो रहा है कुछ, है ना, तो संदेह अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। देखिए, इसमें उपमा अलंकार क्यों नहीं होगा? इसमें पूछ रहा है उपमा, अतिशयोक्ति और श्लेष। जो उपमा अलंकार क्यों नहीं होगा? उपमा यानी कि जहाँ पे समान जैसी तुलना की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होगा, है ना, जैसे जिसकी तुलना की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होगा, ठीक है, जैसा। और अतिशयोक्ति अलंकार क्यों नहीं होगा? क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ पे होता है जहाँ पे जैसे कोई भी चीज़ आपका बढ़ा चढ़ा के कही जाती हो। क्या कही जाती हो? बढ़ा चढ़ा कर, है ना, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार यानी कि एक शब्द से, अभी हम आपको बता दिए जस्ट एक ही शब्द से कई सारे अर्थ, है ना, एक शब्द से कई अर्थ जहाँ पे वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है आंगन में ये मोती हैं कि ओस की बूंदें, तो संदेह अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, आ गया ना, उपमा अलंकार आ गया ना। ज्ञात्री भेद एवं विषय भेद किस अलंकार के भेद हैं? आपका ये उल्लेख अलंकार के भेद हैं। किस अलंकार में कई अलंकारों का मिश्रण पाया जाता है? संसृष्टि में। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? अनुप्रास अलंकार, है ना, जहाँ बार बार वर्णों की आवृत्ति हो। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई, त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। स्मरण अलंकार किस प्रकार का अलंकार है? स्मरण अलंकार आपका अर्थालंकार हो गया। चलिए आगे भाई साहब, है ना, कौन आ गया? ठुमक ठुमक करते हुए नंदलाल आ गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। चलिए, ठुमक ठुमक नंदलाल अंजुरी में हंसी समेटे, मैया की गोद में खोए, अधरों पर बोल अटके, कंगन छनके आंचल डोले, ममता नयन नहाए, दूध धेनु की गंध मिलाए, किलक मुस्काए। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? ठुमक ठुमक नंदलाल अंजुरी में हंसी समेटे, मैया की गोद में खोए, अधरों पर बोल अटके, कंगन छनके आंचल डोले, ममता नयन नहाए, दूध धेनु की गंध मिले, किलक मुस्काए। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए फटाक से। इसको तो आपको बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें हो रहा है, क्या हो रहा है? ठुमकना हो रहा है, गोद में खोना हो रहा है ना, गोद में खोना हो रहा है, ठीक है, और अधरों पर बोल, ठीक है, बोलना, किलकिलाना, ममता के नयन को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें वात्सल्य रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा भाई साहब, समझ रहे बात को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। दयावीर नामक वीर रस का चतुर्थ भेद किसने स्वीकृत किया? आचार्य विश्वनाथ ने। हास्य रस के आश्रय के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, आत्मस्थ और परस्थ। भरत मुनि के अनुसार स्त्रियों तथा नीच स्वभाव वाले पुरुषों में अत्यधिक मात्रा में कौन सा रस पाया जाता है? इनके अनुसार जो है, जो नीच स्वभाव के पुरुष होते हैं, ठीक है, और स्त्री भी इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, तो इसमें कंपेयर ना करिएगा। बट उनके अनुसार कह रहा है कि स्त्रियों तथा नीच स्वभाव वाले जो पुरुष होते हैं उनमें अत्यधिक मात्रा में हास्य रस पाया जाता है। अरे बस मेरे अनुसार नहीं, भरत मुनि के अनुसार, ठीक है। हास्य रस के जो हसन क्रिया होती है उसके कितने भेद होते हैं? हास्य रस के हसन क्रिया में 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं यहाँ पे? देखिए, उसमें होता है स्मित, हसित, विहसति, उपहसति, ठीक है, अपहसति तथा अति हसति। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि गालों का फड़कना और हथेलियों को मसलना, क्या बोलते हैं उसको? मसलना, ठीक है, हथेलियों को मसलना और गालों का फड़कना कौन सा रस होगा? मतलब इसमें रौद्र रस, ठीक है। चलिए इसको बता दीजिए। ये आया बात, मज़ेदार क्वेश्चन। चलिए, इसमें पूछ रहा है कि घनघोर तमिस्त्रा रात, शमशान धूप उड़ाए, दंसनाद कराल प्रलयसी, हु पवन डराए। इसमें कौन सा रस हो जाएगा? बताइए, ये तो आपको बताना पड़ेगा, इसमें आप गलत कर ही नहीं सकते। घनघोर तमिस्त्रा रात,
शमशान धूम उड़ाए, दंसनाद कराल प्रलय सी, हूहू पवन डराए। कौन रस हो रहा है? कौन सा रस हो रहा है? भयानक रस हो रहा है। क्या हो रहा है? भयानक रस हो रहा है। किसमें? क्यों? क्योंकि इसमें जो है देखिए अंधेरी रात है ना, शमशान वाली बात आ रही है, कराल ध्वनि हो रही है, ठीक है, कराल ध्वनि हो रही है, हू चल की हू करके जो है हवा चल रही है, ठीक है, ये सब क्या हो रहा है? इससे भय पैदा हो रहा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। श्रृंगार रस क्यों नहीं होगा? शांत रस क्यों नहीं होगा? और भक्ति रस क्यों नहीं होगा? श्रृंगार, देखिए जो श्रृंगार है, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, रति होता है। शांत का स्थायी भाव क्या होता है बताइए? शांत का स्थायी भाव बताइए। भक्ति का स्थायी भाव क्या होता है? ये सब काम बताइए। तो ये श्रृंगार रस नहीं होगा, शांत रस नहीं होगा, भक्ति रस नहीं होगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा डिटेल में चलेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा हो रहा है। अगला देखते हैं। एक लोग भाई साहब थे सज्जन, बोले भाई साहब सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर कराइए, एकदम स्पीड में, गोली की स्पीड में कराइए, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, है ना। तो उन्हीं की बात मान लेते हैं आज। देखिए, भावों को प्रत्यक्ष बोध कराने वाली आश्रय की चेष्टाओं को अथवा स्थायी भावों का अनुभव कराने वाले भावों को क्या कहते हैं? भावों को प्रत्यक्ष बोध कराने वाली आश्रय की चेष्टाओं को अथवा स्थायी भावों के अनुभव को कराने वाले भावों को क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं अनुभाव। क्या बोलेंगे? अनुभाव बोलेंगे, अनुभाव, है ना। हास्य रस के देवता कौन है बताइए फटाक से? हास्य रस के देवता कौन है? हास्य रस के देवता है प्रमथ, याद रहेगा नाम, प्रमथ, प्रमथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युग मलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब सच्चाई क्या है? यूट्यूब पे सच्चाई क्या है? हर जगह सच्चाई क्या है? आप देख रहे हैं, है ना। 2-2 घंटे की क्लास कराई जा रही है, मात्र 10 से 15 मिनट कंटेंट बाकी बकैती हो रही है दिन रात, क्या ही बोलूँ। चलिए ठीक है। देखिए ये वीडियो इसलिए मैं कंटेंट इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे जो जॉब कर रहा है, यूपी पुलिस में है, आर्मी में है, अन्य किसी प्रोफाइल में है ना, तो उनके पास समय बहुत कम है, सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे का समय मिल पाता है, बात समझ रहे हैं। तो उनको 2 ही 3 घंटों में कम से कम 5 से 6 घंटों का जो कंटेंट मिल जाए और रिवीजन के साथ, ठीक है, लास्ट टाइम में आपका रिवीजन हो जाए। लास्ट टाइम में आप पूरा हिंदी रिवीजन करने बैठेंगे, पूरा मूल विधि रिवीजन करने बैठेंगे, संविधान रिवीजन करने बैठेंगे, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, समझ रहे हैं। ये जो 10 से 15 प्लेलिस्ट मैं करवा रहा हूँ, रेडी कर रहा हूँ अभी से, ये आपको फरवरी महीने में कम से कम 2-3 बार निपटा लेना है, बात समझ रहे हैं नहीं? ठीक है, कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी करिए, पढ़ डालिए हर जगह से, बड़े बड़े यूट्यूब पर जो मतलब कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम में फरवरी मंथ में 14-15 मार्च को पेपर है, फरवरी मंथ में लास्ट वीक से इसको रिवीजन कर डालिए। जो 10 प्लेलिस्ट है ये रामबाण साबित होगी, आप नोट कर लीजिएगा। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, इसको आकर आप देखेंगे ना, आपका पूरा सिलेबस लगेगा कि हाँ मेरा पूरा सिलेबस इन क्वेश्चन के माध्यम से कवर है, ठीक है। बाकी ज़्यादा तारीफ हम नहीं करेंगे, आप बताइए कंटेंट कैसा है। चलिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इसमें बताइए कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें रौद्र होगा, रस पूछ रहा है। अच्छा, रौद्र रस होगा, है ना, रौद्र रस होगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हक्का बक्का हो जाना, स्वर भंग होना आदि अनुभाव किस रस में पाए जाते हैं? किस रस में पाए जाते हैं बताइए? अद्भुत रस में, है ना। कैसे लिखते हैं इसको भाई साहब? अद्भुत ऐसे लिखते हैं, सही। कबहू शशि मागत आदि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी हारे, कबहू करताल बजाय के नाचत मानु सबे मन मोद भरे। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? कबहू शशि मागत आदि करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी हारे, कबहू करताल बजाय के नाचत मानु सबे मन मोद भरे। इसमें कौन सा रस हो रहा है? इसमें हो रहा है वात्सल्य रस, है ना, वात्सल्य। चलिए अगला देखते हैं। अगला आ जाता है करुणावतार। चलिए देखिए, करुणावतार की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? करुणावतार की संधि विच्छेद करुण, ये तो नहीं होगा, करुण अवतार होगा कि करुणा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ से प्रश्न, ये 2 चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होगा, ये 2 में कन्फ्यूजन है, करुण प्लस अवतार या फिर करुणा प्लस अवतार। क्या होगा आंसर? बताइए फटाक से, सोच के बताइए। और इसमें कौन सी संधि होगी ये भी बताइए, कौन सी संधि होगी, सोच के बताइए। इसमें हो जाएगी दीर्घ, दीर्घ होता है ना, हाँ दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। देखिए इसका आंसर हो जाएगा करुणा प्लस अवतार, करुणा प्लस अवतार, ठीक है। करुणा अवतार का संधि क्या हो जाएगा? करुणा प्लस अवतार, करुण अवतार नहीं होगा, ठीक है। आ प्लस अ मिलके, ठीक है, दीर्घ बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, लोकावतार, लोकोपयोग में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी लोकोपयोग में। विश्वैक्य, ठीक है, विश्वैक्य, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है, विश्व प्लस ऐक्य हो जाएगा। ऋवंत में, ऋत्वंत में,
ठीक है। ऋत्वंत में कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? ऋतु प्लस अंत। सदाचार में कौन सी बने? सत धन आचार, व्यंजन संधि हो जाएगी। कृदंत, कृदंत में हो जाएगा कृत धन अंत, इसमें भी व्यंजन संधि हो रही है। चलिए इसका बताइए। अच्छा, मिलान करने के लिए आ गया, बताइए। चलिए, निश्चय है, निषेध है, दैत्यारी है, परमोत्सव है। मिलान करिए। एक कितने मिनट का? 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, मिलान करिए। निश्चय, निषेध, दैत्यारी। निश्चय, निषेध, दैत्यारी। आमतौर पर हम समय देते नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इस तरीके की पढ़ाई करिए, क्वेश्चन देखिए और सीधा आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो किसी भी वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे ना, कोई मतलब नहीं, कम से कम 3 से 4 बार। मज़ा तब आएगा जिसमें कंटेंट हो, और जिसमें कोई कंटेंट नहीं हो, 1 घंटे में बस 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसको आप एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे वीडियो कम से कम 3 से 4 बार देखना जरूरी नहीं है कि बस तुरंत देख लें। मतलब एक अभी देखिए, फिर 3 दिन बाद देख लीजिए, फिर 1 हफ्ते बाद, मस्त है, ठीक है भाई। जो सिलेक्ट होते हैं ना, ऐसे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मत सोचिए कि हाँ क्लास चल गई, क्लास तो सभी लेते हैं, लाखों, देखिए लाखों की संख्या में क्लास ले रहे हैं लोग, है ना। सिलेक्ट कितने होते हैं? ठीक है, लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, सिलेक्ट कितने होते हैं? पेपर कितने देने जाते हैं? ठीक है, ऐसे वीडियो को देखने के लिए काफ़ी लोग देखेंगे, लेकिन इसमें से जो, इसको भी काफ़ी लोग देखेंगे, ऐसा नहीं, मान लीजिए जितना भी देखें, लेकिन इसमें से भी लोग उतने सिलेक्ट होंगे जो बार बार इसको रिवीजन करेगा, बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। अच्छा लगा तो कंटेंट अच्छा लगा करे तो थोड़ा सा अपने हिसाब से कर दीजिए, क्योंकि वो भी नहीं लग करते हैं रोज, है ना। चलिए, हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? निश्चय। निश्चय में निश्चय बोले तो निधन चय, क्या बोलेंगे? निधन चय, इसका ही हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि हो रही है? इसमें हो रही है आपका विसर्ग संधि, है ना। तो निश्चय का हो जाएगा विसर्ग संधि। निषेध, निषेध में क्या हो रहा है? निधन सेध, नी प्लस सेध, सेध। इसका कौन सा संधि हो जाएगा? इसमें व्यंजन संधि होगा ना, व्यंजन संधि। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका दैत्यारी। दैत्यारी, दैत्य धन अरि, इसका क्या होता है? दैत्य धन, दैत्य प्लस अरि, इसका कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? दैत्य प्लस अरि, अ प्लस अरि, आ, तो हो जाए दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। परमोत्सव, परमोत्सव, परमोत्सव में क्या हो रहा है? परम धन उत्सव, क्या होगा इसका? परम, यहाँ पे लिख लेते हैं, परम धन उत्सव, उत्सव। इसमें कौन सा बचा रहा है? लास्ट, गुण स्वर संधि, है ना। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, 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 ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ ज़्यादा ही डिटेल में आज बता दिए क्या, कैसे कैसे करना है। महर्ष, महर्ष, अच्छा, इसका संधि विच्छेद महाऊर्जस्वी, महर्जस्वी। संख्या गमन में कौन सी संधि है? यण संधि है, ठीक है। मैं थोड़ी सी ज़्यादा बात कर लेता हूँ, थोड़ा फालतू, मतलब इधर उधर ये सब बात करने का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। सीधा अगर अच्छा लग रहा है तो उसको रिवीजन कर डालना है, ज़्यादा इधर उधर बात बताना ना मेरे पास समय ना आपके पास समय। अगला देखते हैं, कहता है वंध्वंग। वंध्वंग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वधु प्लस अंग, वधु प्लस अंग। षडानंद में कौन सी होगी? षडानंद में इसमें जो है षडधनांग, व्यंजन संधि हो जाएगी प्रौढ़, प्रौढ़ का संधि विच्छेद प्रधन ऊढ़ होता है, याद रखिएगा ये वाला ऊ, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा? चलिए बताइए, लल्लू सा क्वेश्चन है, फटाक से बताइए। भाववाचक संज्ञा लालची, चतुराई, चतुर, दयालु। लालची, चतुराई, क्या होगा? चतुराई, चतुराई जो है भाववाचक संज्ञा, बाकी सब क्या है? बाकी सब आपका विशेषण है, क्या है? विशेषण है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आ गया प्रयागराज। तो प्रयागराज में आनंद भवन स्थित है, निम्नलिखित में से जो रेखांकित शब्द कहाँ गया? प्रयागराज, तो प्रयागराज, प्रयाग रेखांकित मान लीजिए, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। प्रयागराज जो है आनंद भवन में स्थित है, इसमें किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देखने से आपको स्पष्ट हो रहा है। आटा, सोना, प्यार तथा दूध में कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक बता दीजिए, ठीक है। होता तो नहीं है, हो तो नहीं गया। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भाई साहब, होना भी चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ मम्मी पापा से प्यार करिए और क्या। गलियों में कूड़े का ढेर पड़ा है, यहाँ ढेर किस प्रकार की संज्ञा का सूचक है? गलियों में कूड़े का ढेर पड़ा है, ढेर बोले तो समूहवाचक है ना, काफ़ी सारा यहाँ पे ढेर लग गया। तेल, मेज, गाय, बालक में कौन सी गणनीय संज्ञा नहीं है? तेल, है ना, तेल को आप गणना नहीं कर सकते, कैसे गिनेंगे? जिन संज्ञा शब्दों में से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का पता चलता है वहाँ कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए फटाफट आगे देखते हैं, 20 क्वेश्चन और बचा है, गोली की स्वीट्स देखते हैं, ठीक है। प्राणों पर संकट लाने वाले शब्द क्या है? प्राणों पर संकट लाने वाला शब्द बोलेंगे संघातिक, क्या बोलेंगे? संघातिक। संहारक किसको बोलते हैं बताइए? संहारक, साध्य और संक्रामक, 3 बताइए फटाफट, फटाफट बताइए।
देखिए जो संहारक होता है यानी कि जो संहार या विनाश करे, क्या करे, जो संहार या विनाश करे। साध्य किसको बोलते हैं? साध्य यानी कि जो काम जैसे सिद्ध हो, ठीक है, यानी जो सिद्ध हो या फिर जो फिर पूरा किया जा सको, ठीक है। जैसे आप संकल्प ले लीजिए, मुझे 2026 में दरोगा बनना है, होमगार्ड बनना है, ठीक है, यूपी पुलिस बनना है, कुछ भी बनना है, तो एक संकल्प ले लीजिए और उसको सिद्ध कर डालिए कि हाँ आई एम प्रूव इट। अगला देखिए संक्रामक। संक्रामक यानी कि जो जैसे कि कोई चीज़ फैलती हो, है ना, जो रोग हो, दोष हो, ठीक है, छुआछूत के कारण एक दूसरे से फैलता है, उसको बोलेंगे संक्रामक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जो चांदनी रात हो, जो चांदनी रात हो, एक शब्द बोलेंगे सरवरी, ठीक है। आपने उनको भेज दीजिएगा, कह दीजिएगा कि मिलेंगे सरवरी के लिए, यानी जो चांदनी रात हो। काम के लिए अनुपयुक्त समय के लिए क्या एक शब्द क्या है? वृथा समय, ठीक है। गलत है कि सही है ये बताइए आप, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि काम के लिए अनुपयुक्त समय के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वृथा समय, वृथा समय। मनाने के लिए की गई विनती के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मनुहार हो जाएगा। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मुकुल। क्या बोलेंगे? मुकुल। जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, जो पूर्ण रूप से विकसित न हुआ उसको बोलेंगे मुकुल, है ना। कमल की नाल जिसमें पुष्प लगा उसको क्या बोलेंगे? मृणाल, है ना। मृणाल ठाकुर नहीं, मृणाल, ठीक है। अगला देखिए, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अति धन अंत। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अति धन अंत। जो उपसर्ग बोले तो जो शुरू में जुड़ जाए, है ना। अच्छा ये बताइए, अति किसका उपसर्ग है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, किसका है? संस्कृत। संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है। बाकी उपसर्ग पर कहते हैं हम आपको करा ही चुके हैं। अगला देखिए, पुरातत्व। पुरातत्व में कौन सा उपसर्ग जो पहले जुड़ रहा है? पूरा। प्रख्यात, प्रस्थान, प्रत्यक्ष, प्रबल। प्र उपसर्ग इसमें नहीं है, प्रत्यक्ष, अच्छा प्रतिधान, अच्छा इसमें प्रत्यक्ष प्र नहीं है, इसमें प्रत्यक्ष में नहीं होगा, प्र उपसर्ग, है ना। प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्राक धन ऐतिहासिक बोले तो प्रागैतिहासिक, तो इसमें प्राक हो जाएगा। अधोलोक में कौन सा उपसर्ग है? अध। अन्यंत्र, अनन्य, अनंग, अनंत, इनमें से कौन सा अन्न उपसर्ग नहीं है? इसमें अन्यंत्र नहीं, अन्यंत्र में नहीं होगा। पंचायत में कौन सा प्रत्यय है? आयत, आयत। अगला देखिए, अगला अमावट। अमावट आप खाए हैं? आम का जो बनता है। अमावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट। नर्तकी, नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है? ई है। अढ़तिया, आढ़तिया, आढ़तिया में कौन सा? ईया है। कनौजिया में ईया है। सौतेला में एला है। अगला देख लेते हैं, कह रहा है किस शब्द में कर्मधारय एवं बहुव्रीहि दोनों समास हो सकता है? किस शब्द में कर्मधारय एवं बहुव्रीहि दोनों समास हो सकता है? बताइए। तो देखिए इसमें रेखांकित नहीं होगा, रेखांकित तो आपका रेखा में जो है रेखांकित में उसमें इसमें होगा आपका करण तत्पुरुष, है ना। करण तत्पुरुष होता था, करण तत्पुरुष ही होगा, बात सही है, ठीक है। नवग्रह, नवग्रह भी नहीं होगा। नवधन, अगर इसमें जो है द्विगु समास हो रहा है, पीताम्बर ही होगा, है ना। पीताम्बर जिसमें कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों होगा, पीताम्बर। बात समझ रहे हैं बात को? क्योंकि इसमें जो पहला शब्द है, इसमें जो पहला शब्द विशेषण है, क्या है? पहला शब्द विशेषण है और दूसरा शब्द अंबर, अंबर क्या है? संज्ञा है। अंबर क्या है? संज्ञा है, ठीक है। बाकी नवग्रह में आपका द्विगु समास है ना। परमेश्वर में बताइए कौन सा है? परमेश्वर में आपका उसमें है कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें कर्मधारय एवं बहुव्रीहि दोनों है, पीताम्बर, है ना, पीताम्बर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है विद्यारत्न। विद्यारत्न में कौन सा समास है? विद्यारत्न, विद्यारत्न में कर्मधारय है, धक्का मुक्की में द्वंद्व है ना, बीच में डैश आ रहा है। और वीरपुत्र में कौन समास है? वीरपुत्र में तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथाक्रम में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। गिरह कट में तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? बताइए फटाक से। सौभाग्य, शिखर, व्याख्यान, सजावट। सौभाग्य होता है कि सौभाग्य होती है? होती है, होता है। शिखर, व्याख्यान से सजावट होती है ना, इसमें इसका आंसर हो जाएगा सजावट। क्या हो जाएगा? सजावट। बाकी पुलिंग हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दात्रा, दाता। दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दाता का स्त्रीलिंग दात्री होगा, है ना। गुणवान का स्त्रीलिंग गुणवती होगा। विजय का स्त्रीलिंग, अच्छा विजय शब्द स्त्रीलिंग है या पुलिंग? तो विजय आपका स्त्रीलिंग होगा। भगिनी, भगिनी का पुलिंग आपका भ्राता हो जाएगा। चमगादड़, कछुआ, कौवा तथा कोयल, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? कोयल हो जाएगा। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन सा है? सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से हैं? अच्छत, जो अच्छत होता है हमेशा बहुवचन होगा। बाकी तेल, झूठ, आकाश, ये सारे हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं ना। अगला देखते हैं, क्रॉस कर गया। इस प्रश्न का आंसर बताइए। पूछ रहा है कि हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में किस वचन का प्रयोग होता है? तो पता ही होगा बहुवचन। पाठक का बहुवचन पाठकगण हो जाएगा। मिठाई का बहुवचन मिठाइयाँ हो जाएंगी। आपका बहुवचन आप लोग हो जाएगा। कागज का बहुवचन कागजात हो जाएगा। चलिए बताइए इसमें से कौन सा संप्रदान
कारक का उदाहरण है। 21 वाक्य में संप्रदान कारक का उदाहरण है। संप्रदान कारक 5 है, कुछ है, दुष्ट है, यह है संप्रदान कारक। ठीक है। ये कैसे हो गया? बोल रहे हैं कुछ, आ रहा है कुछ, रुकिए चेक करते हैं। अब बताइए किस वाक्य में संप्रदान कारक का उदाहरण है? किस वाक्य में संप्रदान कारक का उदाहरण है? विद्यार्थी पुस्तकें पढ़ता है। विद्यार्थी पुस्तकें पढ़ता है। यहाँ पे कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा, है ना। बालक फुटबॉल से खेलता है। बालक फुटबॉल से खेलता है। श्याम साइकिल से बाजार गया। तो यहाँ पे दोनों में करण कारक हो रहा है। कौन सा हो रहा है? करण कारक। करण कारक। इसका आंसर हो जाएगा गरीबों को दान दो। ये इसमें जो है संप्रदान कारक हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हाँ, बालक गोद में बैठा है। अधिकरण में पेपर कर्ता ने कारक को कर्म से करण के लिए संप्रदान, ऐसा याद होगा। ये सब चीज़ उसी से आप रिलेट कर लीजिए। बालक गोद में बैठा है, अधिकरण में पेपर, आपका अधिकरण हो जाएगा। किस कारक में पेपर होती है, आपका अधिकरण हो जाएगा। देवकी कंस की बहन थी। कंस की बहन, है ना, संबंध कारक हो रहा है। लड़का छत से गिर पड़ा, अपादान कारक का गिर जा रहा है, अलग हो जा रहा है ना। कारकों के बोध के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे विभक्ति। क्या बोलेंगे? विभक्ति। हाँ, ये प्रश्न आगे। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण इसमें कौन सा हो जाएगा? 5 है, दुष्ट है, कुछ है, यह है। तो देखिए इसमें 5 क्या है? 5 आपका संख्यावाचक हो जाएगा, है ना। संख्यावाचक 5 आपका संख्यावाचक हो जाएगा। कुछ क्या होता है? कुछ आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। और दुष्ट ही जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। दुष्ट जो है यह गुणवाचक विशेषण है। बाकी जो यह है क्या है? यह एक आपका जो है सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। कुछ आपका अनिश्चित संख्यावाचक है, 5 आपका संख्यावाचक है। तो इसका गुणवाचक विशेषण कौन हो जाएगा? गुण हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। गर्व का विशेषण क्या हो जाएगा? गर्वित हो जाएगा। उन्नति का विशेषण उन्नत हो जाएगा। संदेह का विशेषण संदिग्ध हो जाएगा, है ना, संदिग्ध हो जाएगा। और पांडु विशेषण या विशेष से पांडु जो है दोनों है, विशेषण और विशेष से दोनों है। खेलने शब्द से बना विशेषण क्या? खिलाड़ी हो जाएगा। अच्छा चलिए अगला प्रश्न करें। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? थोड़ा सा हल्के क्वेश्चन दिख रहे हैं इधर, हम तो हल्के क्वेश्चन, है ना। ये सब प्रश्न आपको बताइए फटाफट। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? सकर्मक क्रिया। बालक मिठाई पाके खुश है। मोहन सो रहा है। जानवर जंगल में घूमते हैं। मोहन निबंध लिख रहा है। क्या लिख रहा है? निबंध। सकर्मक क्रिया हो जाएगा, मोहन निबंध लिख रहा है ना। बाकी कर्मक हो रहा है, बाकी में अकर्मक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिशु सो रहा है। शिशु सो रहा है, अकर्मक हो रहा है। उठना कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है उनको बोलेंगे संयुक्त क्रिया। एकदम सही है। बच्चा हंस रहा है। क्या हंस रहा है? क्या क्यों पूछ रहा है? कुछ जवाब ही नहीं मिल रहा है, तो कर्मक क्रिया हो रहा है। 2 कर्म वाली क्रियाओं को बोलते हैं द्विकर्मक। अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध, है ना, संदिग्ध वर्तमान काल है? बताइए। मोहन बाजार गया होगा। सोहन वह आता होगा, है ना, कोई फिक्स नहीं है। वह आता होगा, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। इसमें देखिए मोहन बाजार गया होगा, इसमें क्या हो गया? इससे संदिग्ध वर्तमान काल इसमें ये होगा, मोहन जो बाजार गया होगा। मोहन बाजार गया होगा भले यहाँ पे गाय, बट इसमें हो गया संदिग्ध भूतकाल होगा, यानी गया होगा ना, संदिग्ध भूतकाल। सोहन गया सामान्य भूतकाल, है ना। इसमें जो है सामान्य भूतकाल हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। शीला स्टूडियो जाएगी, यह जो है आपका सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भविष्यकाल हो। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पढ़ोगे तभी पास होगे, बात ये नहीं है। यदि अच्छी क्वालिटी का प्रश्न पढ़ोगे, ठीक है, और मेहनत से पढ़ोगे, दम लगा के पढ़ोगे, ठीक है, तब पास होगे। यदि पढ़ोगे तभी पास होगे, इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? मतलब कौन सा काल होगा? हेतुमद भविष्यकाल। हेतुमद भविष्यकाल, है ना। मुख्यमंत्री दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भविष्यकाल है, सामान्य भविष्य काल है ना। मैंने खाना खाया है, यह किस काल का वाक्य है? आसन्न भूतकाल। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान काल प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे 5 प्रकार कौन से हो जाएंगे? 5। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान काल को और किस नाम से जाना जाते हैं? मतलब पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए
अगला प्रश्न देखने का है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्यवाच्य है? कृत्यवाच्य बताइए। कृत्यवाच्य बोले तो कर्तृवाच्य, हाँ कौन सा है? ईश्वर हमारी रक्षा करता है, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। अच्छा, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया। पेड़ बच्चों द्वारा लाए गए। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। बाकी सब किस में बता रहे? पैसों में बता रहे हैं, हाँ। बाकी तो करता कर्मवाच्य दिख रहा है, कर्मवाच्य, बात सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो वहाँ पे भाववाच्य होगा। जहाँ जिसमें क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुषों होंगे वहाँ भी भाववाच्य होगा। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृत्यवाच्य है, कर्तृवाच्य है ना। और बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, कर्तृवाच्य हो जाएगा। वाच्य शब्द का, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? बोलने का विषय, बोलने का विषय। अगला प्रश्न देखें, जब तिरस्कार एवं घृणा को सूचित करना हो तो किस अपव्यय, किस अपव्यय नहीं है, किस अव्यय का प्रयोग किया जाएगा? जब तिरस्कार एवं घृणा सूचित करना हो तो किस अव्यय का प्रयोग किया जाएगा? किसका किया जाएगा? तिरस्कार हो रही है, घृणा हो रहा है, विस्मयादि बोधक आ जाएगा, है ना। संबंधबोधक तो पता ही होगा। संबंधबोधक यहाँ पे किसी भी संज्ञा सर्वनाम का संबंध एक दूसरे वाक्यों से बनाया जाए। समुच्चय बोधक यहाँ पे जो भी दो वाक्य हो, दो शब्द हो, उनको मिलाने वाले जो अव्यय होते हैं उनको समुच्चय बोधक बोलेंगे। तुलना बोधक यहाँ पे जो दो व्यक्ति हो, पदार्थ हो, ठीक है, और वस्तु हो, वहाँ पे जो परस्पर जो तुलना की जाए उसको बोलेंगे तुलना बोधक अव्यय। बात सही है। आप हैं और आपके साथ हैं जितने भी और भी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो ध्यान से पढ़ेगा, जो सिलेक्ट होगा तो फिर तुलना कर दी जाएगी ना, ये कम पढ़ा वो ज़्यादा पढ़ा, ठीक है। ऐसी वीडियो सबकी देख रहे हैं, ठीक है, अच्छे से बड़े बड़े लोग हैं, बट कंटेंट जो चलिए क्या ये बोलूँ। अगला देखते हैं। कभी कभी मैं सोच के मतलब हंसता हूँ कि देखता हूँ ना, कभी कभी चेक करता रहूँ कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। रीतिवाचक अव्यय के कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। मेरा काम है बस कंटेंट अच्छा देना, ठीक है, कम समय देना, फालतू की वीडियो नहीं बनाना। पता चला स्ट्रेटजी ही बना रहे हैं 10 ठो महीने भर में, ठीक है। समानाधिकरण तथा व्यधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक। समानाधिकरण तथा व्यधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक का। निसंदेह आप अच्छे कवि हैं, इस वाक्य में निसंदेह किस प्रकार के अव्यय का बोध हो रहा है? अनिश्चय बोधक। अत्यंत, अत्यंत किस प्रकार का अव्यय है? अत्याधि, आधिधिक, अच्छा आधिधिक के बोधक। फूल मत तोड़ो, इस वाक्य में किस प्रकार का अव्यय है? निषेध बोधक है। फूल मत तोड़ो, इस वाक्य में किस प्रकार का अव्यय है? निषेध बोधक, निषेध बोधक। अगला प्रश्न देखिए भाई साहब, भरी गगरिया चुपके जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? भरी गगरिया चुपके जाए। ज्ञानी आदमी गंभीर होता है, जब आवश्यकता नहीं होती तब अच्छी वस्तु भी बुरी लगती है। चुप्पा बहुत चालाक होता है, बहुत ही मंद गति से कार्य होना। भरी गगरिया चुप की जाए, इसका मतलब होता है ज्ञानी आदमी गंभीर होता है, ठीक है, ज़्यादा फालतू की बात नहीं करता। आगे देखिए, भरी गगरिया चुप की जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ की बहरा सुगहरा, इसका बोलेगा चुप्पा बहुत चालाक होता है, 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत ही मंद गति से कार्य होना, भरी गगरिया चुप के जाए, ज्ञानी आदमी गंभीर होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्या हो गया ये तो, नाक की कटी, नाक कटी, नाक कटी पर घी तो चाटा, नाक कटी पर घी तो चाटा, इस लोगों के अर्थ क्या हो जाएगा? निर्लज्ज होकर कुछ पाना। नाक कटी पर घी तो चाटा, पढ़े तो हैं गुने नहीं, यानी कि जो पढ़े लिखे तो हैं भाई साहब लेकिन गुने नहीं, अनुभवहीन है ना। पानी मथने से घी नहीं निकलता, इस लोगों के अर्थ क्या हो जाएगा? पानी मथने से घी नहीं निकलेगा। तो लोगों के अर्थ होगा कि व्यर्थ की बहस करने से कोई लाभ नहीं, कितना भी मैं आपको समझा लूँ आप पढ़ेंगे नहीं गद से, है ना, रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टके की चटाई 9 टके की विदाई, टके की चटाई 9 टके की विदाई, इस लोगों के अर्थ क्या हो जाएगा? खर्च अधिक लाभ कम होना, खर्च अधिक लाभ कम होना। तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, इस लोग का क्या हो जाएगा? बिना सामान के काम नहीं होना है। बाकी आप लोग अच्छे बच्चे हैं, है ना, आपका तो लेना है सिलेक्शन, ठीक है। सेकंड स्टार, है ना, सेकंड स्टार बोले तो डबल स्टार, ठीक है, 2 स्टार आपको लेके मानना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया तो अच्छी बात है, गुड जॉब। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा ये प्रश्न आ गया, ये प्रश्न तो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए। तो इसमें पूछ रहा है कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए जो हिंदी सम्मेलन है ना, ये अक्सर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ देखिए हम ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, यहाँ से आप याद रख लीजिए, है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए जो आप एक ट्रिक याद रखिए कि 13-10, है ना, बहुत फेमस ट्रिक है इसके लिए। 13-10 क्या याद रखेंगे? 13-10, ठीक है। और देखिए जो 13-10 में 13 के बाद इसमें देखिए बीच में क्या आप रखते हैं? यहाँ पे 1, 1 और 3 के बीच में क्या आता है? 1 और 3 के बीच में आता है 2, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आपका 4, ठीक है। और यहाँ पे आपका लिख देंगे 3, देखिए 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है, और 10 के बाद क्या आता है? 10 के बाद आपका 11 आता है। तो देखिए ये जो 2 और 4, 11 है, ये सम्मेलन दूसरा, चौथा और 11वां सम्मेलन, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये सम्मेलन था आपका मॉरिशस में। क्या हुआ था? मॉरिशस में हुआ था, ठीक है। पहला, तीसरा और 10वां, पहला, तीसरा, 10वां, ये कहाँ पे हुआ था? बताइए। पहला, तीसरा, 10वां, ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था पहला, तीसरा और 10वां, ठीक है। ये आपका हुआ था भारत में,
कहाँ पे हुआ था? भारत में, ठीक है। तो जो पहला था, ये पहला आपका भारत में कहाँ हुआ था? भारत में आपका नागपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। जो तीसरा है, तीसरा कहाँ पे हुआ था बताइए? तीसरा आपका भारत में दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। पहला, तीसरा, 10वां। 10वां कहाँ पे हुआ था? 10वां आपका हुआ था भोपाल में, भोपाल में। तो ये 3 तो याद रखना है। तो याद याद क्या रखेंगे? 13, 10, 13, 10 में, 13 में पहला, तीसरा, 10वां, ऐसे याद रखिए। पहला, तीसरा, 10वां, जो पहला, तीसरा, 10वां है ये आपका नागपुर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था और भोपाल में था, लाइन से। इसके बीच में 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है और 10 के बाद 11 आता है। तो दूसरा, चौथा और 11वां ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका मॉरिशस में हुआ था। कितने हो गए सम्मेलन आपको? 3 3 6 सम्मेलन याद हो गए, ठीक है। देखिए, और पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? याद रखेंगे आप यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, अच्छा, 5वां, देखिए जो 5वां सम्मेलन हुआ था ये आपका हुआ था वहाँ पे त्रिनिदाद में, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद, क्या बोलते हैं? त्रिनिदाद, ठीक है। 5वां सम्मेलन वहाँ पे हुआ था। 5वां के बाद आपका कौन सा और बचा है? 6वां सम्मेलन वहाँ पे हुआ था लंदन में। कहाँ पे हुआ था? लंदन में कैसे याद रखेंगे? बेन स्टोक्स, है ना, बहुत छक्के मारता है, तो 6वें नंबर पे लंदन, ठीक है। यानी कि जो क्रिकेट की शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से ही हुई थी, है ना। तो वहाँ पे याद रखेंगे लंदन से, ठीक है। बहुत क्या मारते हैं? बहुत छक्के मारते हैं, ठीक है, बेन स्टोक्स। और सातवां कहाँ पे होता है? सातवां होता है आपका सूरीनाम से। सातवां कहाँ पे होता है? 7 से सूरीनाम, है ना, सूरीनाम। अब देखिए 7 से सूरीनाम हो जाएगा, सूरीनाम। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां कहाँ पे होता है? 8वां होता है आपका अमेरिका, अ से 8, अ से अमेरिका, ऐसे याद रख लीजिए कुछ, ठीक है। थोड़ा सा गंदी सी ट्रिक है बट याद रखना पड़ेगा। अमेरिका, है ना। तो कितने सम्मेलन हो गए? पहला नागपुर में होता है, दूसरा कहाँ पे? दूसरा आपका मॉरिशस में होता है ना। देखिए यहाँ पे पहला नागपुर में होता है, दूसरा आपका मॉरिशस में होता है, तीसरा आपका दिल्ली में होता है, चौथा आपका मॉरिशस में होता है, 5वां आपका त्रिनिदाद में होता है, 6वां आपका लंदन 6 में होता है ना, 7वां आपका सूरीनाम में होता है, 8वां आपका अमेरिका में होता है, 9वां कहाँ पे होता है? 9वां बचा है, 9वां होता है आपका दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ये देखिए दक्षिण साउथ अफ्रीका ना, तो इसको ऐसे यस है तो इसको 9 कर देंगे, तो 9वां ऐसे करके याद रख लीजिए, ठीक है। 9वां हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। अब बचा क्या? 10वां कहाँ होता है? 10वां आपका भोपाल में होता है, भारत में। और एक होता है 11वां कहाँ होता है? 11वां तो ये हो गया आपका मॉरिशस, फिजी में, है ना, मॉरिशस में। 11वां मॉरिशस में, 12वां फिजी में होता है, 12वां कहाँ पे होता है? 12 नंबर का फिजी में होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल से एक छोटी सी ट्रिक है, उसको याद रखेंगे तो इससे आपको याद रहेगा। तो पहला, तीसरा, 10वां ये कहाँ पे होता है? नागपुर, दिल्ली, भोपाल में, वही पूछ रहा है कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? बताइए अब तो बता दीजिए। भोपाल में। कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न आप यहाँ पे बता दीजिए कि जैसे जो विश्व हिंदी सचिवालय है उसी के माध्यम से आयोजित किया जाता है। तो इसमें आप ये बता दीजिए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए ये बताइए आप फटाफट, 3 दिवस बता दीजिए आप इसी लाख। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस बताइए। विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस बता दीजिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और क्या एक पूछता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। चलिए बताइए फटाफट। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, है ना, 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, याद रहेगा। 10, 14, 21 ये 3 डेट याद रखिएगा, 10 जनवरी, 14 सितंबर और 21 फरवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब हमको करा चुके हैं। देखिए 10वां हिंदी सम्मेलन आपका 11 से 11 सितंबर का भोपाल में आयोजित हुआ था, पोर्ट ऑफ लुइस में दूसरा, चौथा और 11वां सम्मेलन हुआ है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आपका 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर के भारत में संपन्न होता है। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका जो है 6 से 9 जून 2003 तक पारामारिबो, सूरीनाम में संपन्न होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिए, क्या याद रखेंगे? कि पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का बोध वाक्य क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। 13वां जो हिंदी सम्मेलन है ना वो अभी 2026 में होने वाला है, ठीक है। आप बताइए कहाँ पे होगा? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में होगा। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका, इसका विषय था आपका हिंदी, विश्व और भारतीय संस्कृति। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है ना, ऐसे याद रखेंगे। 9वां, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अच्छा, और 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का केंद्रीय मंच क्या था? विश्व मंच पर हिंदी। चलिए, किस कृति पर हिंदी भाषा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? किस कृति पर हिंदी भाषा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए किस कृति पे? हिम तरंगिणी
तरंगिनी पे, यह किसकी कविता है, मतलब यह किसकी रचना है, किसकी कृति है, माखन लाल चतुर्वेदी की, किसकी है, माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी है ना, माखन लाल चतुर्वेदी की है। ठीक है, इसको इसी माध्यम जो है हिंदी भाषा का प्रथम साहित्य अकादमी वर्ष इनको प्रदान किया था हेमतरंगिनी को 1955 में। कब, 1955 में प्रदान किया था। ठीक है, काला और बूढ़ा चाँद किसका है बता दीजिए फटाक से, काला और बूढ़ा चाँद यह किसका है, ये आपका सुमित्रा नंदन पंत का है। किसका है, सुमित्रा नंदन पंत का है ना। मिट्टी की बारात बताइए, मिट्टी की बारात किसकी है, मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात किसकी है, मिट्टी की बारात किसकी है, मिट्टी की बारात है आपका शिव सिंह की है ना, शिव मंगल, शिव मंगल सिंह, शिव मंगल सिंह की है ना। अमृत और विष किसका है, अमृत और विष, अमृत और विष किसका है बताइए फटाक से, अमृत लाल नागर किसका है, अमृत, अमृत लाल नागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ष 2024 में हिंदी भाषा का, ये देखिए यहाँ पे, हिंदी भाषा का वर्ष 2024 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, गगन गिल को, गगन गिल को। वर्ष 2022 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति को प्राप्त हुआ, तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह को है ना, तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह को। विष्णु प्रभाकर की वह कौन सी रचना है जिसे 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, मेरी तेरी उसकी बात, यह जो है किस विधा की कृति है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, उपन्यास है ना, लेखक इसके यशपाल हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस निबंध संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया, आलोक पर्व पे, आलोक पर्व पे। चलिए मिलान करिए फटाफट। अच्छा इजी क्वेश्चन है, मिलान कर दीजिए, पर्यायवाची है और उसको आपको मिलान करना है, करिए फटाफट फटाफट, एकदम लेट नहीं लगना चाहिए। दास का पर्यायवाची क्या होता है, दास का पर्यायवाची क्या होगा, जगत का पर्यायवाची क्या होगा, मदिरा, मदिरा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, और बसंत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दास का किंकर हो जाएगा ना, दास का पर्यायवाची क्या होगा, किंकर, जगत का, जगत का भव हो जाएगा, मदिरा का, मदिरा, मदिरा का मधुमास, मदिरा क्या होगा, आसो होगा, बसंत का मधुमास होगा, बताइए बताइए, बसंत का मधुमास होता है, मदिरा का आसो होता है। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, वपु, वपु बोले तो शरीर, अरुण शिखा बोले तो मुर्गा, याद रहेगा, मुर्गा का याद रखिएगा ये। अरणव, अरणव बोले तो समुद्र होगा है ना। सुमित्रा नंदन पंत, अच्छा सुमित्रा नंदन का क्या होगा, लक्ष्मण, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन यानी सुमित्रा जी के पुत्र है ना, लक्ष्मण जी हो जाएंगे। मिलिंद्र, मिलिंद्र, मिलिंद का भ्रमण होता है, मिलिंद का क्या होगा, भ्रमण होता है। बाकी सारे पर्यायवाची हम करा चुके हैं, आगे देखते हैं। विष्णु पर्यायवाची, विष्णु का पर्यायवाची क्या है, विष्णु का पर्यायवाची क्या है बताइए, विष्णु का पर्यायवाची क्या होता है बता दीजिए फटाफट। देखिए जो विष्णु के पर्यायवाची होते हैं उसको उनको बोलेंगे मुकुंद, 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 क्या हो रहा है भाई, मुकुंद है ना। और क्या बोलते हैं, अच्युत, अच्युत केशवम, अच्युत केशवम, नारायणम, गोपिका वल्लभम, जानकम, जनार्दन, 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 श्रीपति, क्या लिख रहा हूँ, श्रीपति। ठीक है, तो विष्णु के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे इसमें, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष भी होता है। ठीक है, बाकी गिरधर, चलिए अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। ठीक है, विष्णु का पर्यायवाची आपका इसमें पुंडरीकाक्ष हो जाएगा, समझ में ये बात। गिरधर, गिरधर का पर्यायवाची बताइए फटाक से, चतुरानन का और हेरम्ब का, एकदम लेट नहीं करना है, फटाफट करके हुए आगे बढ़ना है। गिरधर, गिरधर के पर्यायवाची क्या होंगे, गिरधर जो है, गिरधर का भी तो मुकुंद होता है, गिरधर का भी तो मुकुंद होता है। मधुसूदन, इसका भी मुकुंद होगा भाई साहब, समझ रहे हैं बात को, इसका भी मुकुंद होगा, गिरधर के भी मुकुंद। आप बताइए मैं सही बता रहा हूँ गलत, अगर गलत हो रहा हो तो आप आंसर बताइए, मैं वहाँ पे कमेंट में आपको पिन कर दूंगा। मधुसूदन, मधुसूदन। ठीक है, अगला देखते हैं वंशीधर, गिरधर बोले तो वंशीधर, वंशीधर। और क्या होगा गिरधर का, मुरलीधर, मुरलीधर। और क्या होता है, गिरधर बोले तो आपने कृष्ण जी है ना, श्री कृष्ण। चतुरानन बताइए, चतुरानन, चतुरानन किसका है, चार हाथ, विधाता, ब्रह्मा और स्वयंभू, स्वयंभू और विरंची, विरंची है ना। और
ये हो जाएंगे, ये तो आपके ब्रह्मा के हो जाएंगे। चतुरानन। हिरंब, हिरंब किसका पर्यायवाची है बताइए? हिरंब, हिरंब, हिरंब आपके हो जाएंगे गणेश जी का, है ना, गणेश। हिरम किसका पर्यायवाची है? हिरम गणेश जी का पर्यायवाची है। हिरम, विनायक, लंबोदर, गजानन, भवानी नंदन, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके गणेश जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। यक्षराज, यक्षराज कुबेर हो जाएगा। प्रबल, प्रबल इच्छा, इसका पर्यायवाची उत्कंठा हो जाएगा। क्षिति, क्षिति का पर्यायवाची पृथ्वी हो जाएगा। हारित, हारित बोले तो कबूतर। मृगांग, मृगांग चंद्रमा हो जाएगा। गरिमा, गरिमा का विलोम क्या होगा बताइए? गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा? गरिमा का विलोम लघिमा हो जाएगा ना, लघुमा, लघिमा, लघिमा। गरिमा, गरिमा का विलोम लघिमा होता है ना। महिमा का विलोम बता दीजिए कहाँ पे? महिमा यहाँ पे दिख रहा है, महिमा। महिमा का विलोम क्या होता है? तुच्छता, है ना, तुच्छता, तुच्छता, तुच्छता होता है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। बाकी सभी जी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। याचक, याचक का विलोम दाता होता है। संकल्प का विलोम विकल्प होता है। भूत का विलोम भविष्य होता है। पुरुषोत्तक विलोम लघुत्व। आगे देखते हैं। कह रहा है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं? चलिए बताइए। छत विच्छति, छत का तो अच्छत होता है, छत का अच्छत होता है, अच्छत, छत का अच्छत होता है। छत का क्या हो जाएगा? अच्छत हो जाएगा। छत का क्या हो जाएगा? अच्छत हो जाएगा। गेय का अज्ञेय, ये सही है। शिखर का धरातल, ये भी सही है। श्रुत का श्रुत, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि समूल, समूल का विलोम क्या हो जाएगा? निर्मूल हो जाएगा। सूर का विलोम भीरु हो जाएगा। स्वार्थी का विलोम परार्थी हो जाएगा, परार्थी। और विघटित का विलोम संगठित हो जाएगा। समादृत का विलोम निरादृत हो जाएगा। आ जाता है लास्ट क्वेश्चन। क्या है? वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? पुत्रवती, वीरांगना, वीर प्रसू, वीर माता। वीर प्रसू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर प्रसू हो जाएगा। पुत्र को जन्म देने वाली पुत्रवती होता है। वीरांगना बोले तो वीर स्त्री के लिए एक शब्द वीरांगना बोलेंगे। वीर माता किसको बोलेंगे? जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता होती है उनको बोलेंगे वीर माता। अगला देखते हैं। अच्छा यहाँ तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आता है, आपका आता है हित या भला चाहने वाले क्या बोलेंगे? हितैषी बोलेंगे। जो स्त्री के लिए वशीभूत हो, जो स्त्री के लिए वशीभूत उसको क्या बोलेंगे? स्त्रैण। क्षीणकाय के लिए एक वाक्यांश शब्द क्या हो जाएगा? जो शरीर से दुर्बल है, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? अजात शत्रु। जिसका स्त्री, जिस स्त्री का पति विदेश चला गया उसको बोलेंगे प्रोषित पतिका। ठीक है। तो यहाँ पे होता है कंप्लीट। कैसा लगा जरूर बताइएगा, है ना। जरूर। इसमें सिर्फ 40 प्रश्न नहीं है, 40 से ज़्यादा, 40 × 5 कर दीजिए। ठीक है। कितना हो रहा है? 200 प्रश्न है। ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर 200 प्रश्न आपका कंप्लीट हो रहा है ना। तो कंटेंट कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी हो, है ना, आप बताइएगा जरूर। और अगला आपका देखिए, आप पॉलिटी वाली क्लास तो देख लिए होंगे। ठीक है। उसमें काफ़ी मेहनत हुई है। ठीक है। साइड में जो नोट्स दिए हैं उनको आप इंक्लूड करने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है। तो उनको आप पढ़ लीजिए और मतलब जैसे क्वेश्चन करिए और साइड में भी थोड़ा सा पॉज करिए, साइड में नोट्स पढ़ लीजिए। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। यही सब है। कोई भी पढ़ा रहा है, चाहे बड़े बड़े कोचिंग संस्था वाले जो भी पढ़ा रहे हैं, यही सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इन सबको टाइम ले लेके पढ़ा रहे हैं। आप इसको एक मल्टीपल टाइम तरीके से पढ़ डालिए और रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है। रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेल्फ स्टडी टाइप का एक वीडियो मैं आपको पॉलिटी का दे दी हूँ, पार्ट 1। ठीक है। उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कमेंट वगैरह उतना अच्छा आ नहीं रहा है। ठीक है। उसमें ठीक है, कुछ लोग हैं जो जेन्युइन हैं, है ना, 5-10 लोग हैं या 10 से 15 लोग हैं। कितने हैं? मोटे मोटा हम देख रहे थे, शायद 30 से 40 कमेंट था उसमें, अच्छे लोग थे। वो कंटिन्यू जुड़े हैं ना, उनके लिए भी कुछ सरप्राइज़ रहेगा। ठीक है। जो कंसिस्टेंट साथ जुड़े हैं उनको नोट्स वगैरह या फिर बुक वगैरह कोई मैं सोच रहा हूँ दे दूँ। ठीक है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।